हेलो एवरीवन, वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 16 मार्च और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है आशा प्रोग्राम। देन हम देखेंगे खंजर 12th एक्सरसाइज के बारे में। साथ ही हम देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इसमें भारत की क्या स्थिति है। देन हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। साथ ही देखेंगे जो क्राइम रेट्स हैं वो भारत में उनकी क्या स्थिति है, वो उनमें इंक्रीमेंट देखा गया है या कम हुए हैं। और उसके बाद देखेंगे हम कुकी ट्राइब के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट प्रोग्राम। यहाँ पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो कार्यक्रम है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज टू इंश्योर दैट एवरी विलेज हैज अ ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू enhance rural health care services. And second, an ASHA is preferably a local woman, married, widow, divorced, aged 25 to 45 years with basic literacy and trained to provide essential health services. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है आशा जो कार्यकर्ता होती हैं या ये जो आशा प्रोग्राम है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंट्रोड्यूस्ड आशा वर्कर्स एज अ की कंपोनेंट टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर, प्रमोट public health awareness and connect rural communities with the formal health system. So this program ensures that each village has at least one trained female community health worker responsible for maternal and child health care, immunization drive, and disease control programs. So they undergo multiple phases of training to develop healthcare skills and are responsible for first contact healthcare, mobilizing people for health programs, and distributing essential medicines. So, ASAs are not salaried employees but receive performance based incentives for tasks such as immunization, maternal care, and awareness campaigns. और इस प्रोग्राम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप ध्यान रखेंगे दैट दिस आशा प्रोग्राम इज ऑपरेशनल अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज एक्सेप्ट गोवा। सो आप ध्यान रखेंगे गोवा में ये ऑपरेशनल नहीं है। And the program is crucial for bridging the gap between rural communities and public health systems, especially in remote areas. इस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2005 एंड 6 में एट ग्रास रूट लेवल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। जो आशा वर्कर्स होती हैं वो एक ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट्स होती हैं। And the states are mandated to employ at least one ASA worker per 1,000 people. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Khanjar 12 exercise recently seen in the news is related to which of these? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में रहा जो खंजर 12 अभ्यास है वो किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं, अ बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, second, a multinational naval exercise conducted in the Indian Ocean, third, a counter-terrorism drill between India and the United States, या फिर a joint air force exercise between India and France.
तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो खंजर 12 एक्सरसाइज है वो किससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इट इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। आप देख सकते हैं the Khanjar 12 exercise, a bilateral military exercise between India and Kyrgyzstan, is focused on counter-terrorism and special forces operations, particularly in urban and high-altitude mountainous terrains. So पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था 2011 में, and the exercise is held alternately by both nations. Training focuses on sniping techniques, complex building interventions, and mountain warfare skills. So the exercise also includes celebrations of the Kyrgyz festival Nowruz, strengthening diplomatic and defense ties. So India and Kyrgyzstan share a strong defense cooperation with the joint training programs aimed at enhancing military readiness against regional threats. And this exercise is the part of the India's broader military diplomacy efforts in the Central Asia. और ये जो 12th एडिशन है एक्सरसाइज खंजर का, इसका आयोजन किया जाएगा किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान की बात करें तो ऑफिशियली इसको किर्ग रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है सेंट्रल एशिया में। सो किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो है बिस्किक और ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। एंड दिस कंट्री इज bordered by Kazakhstan to the north, Uzbekistan to the west, Tajikistan to the south, and China to the east and southeast. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding foreign direct investment into Dubai. So यहाँ पर जो दुबई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उस स्थिति से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दुबई हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स टॉप डेस्टिनेशन फॉर ग्रीनफील्ड एफडीआई प्रोजेक्ट्स। And second, for the year 2024, India has become the top source for the FDI into Dubai. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है एफडीआई से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड FDI markets data, Dubai has been ranked the world #1 destination for greenfield FDI projects for the fourth consecutive year. So, greenfield FDI refers to investments where foreign companies establish new operations such as factories, offices, or infrastructure rather than acquiring existing assets. And India has become the top source of FDI into Dubai for the year 2024, contributing 21.5% of the total investments. And other FDI contributors include USA 13.7%, France 11%, and UK 10% as per the Dubai Department of Economy and Tourism's Dubai FDI Monitor. So, the increasing number of Indian entrepreneurs, consultants, and businesses relocating to Dubai is a key driver behind this trend. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Financial Stability Report 2024, recently seen in the news, is published by. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में जो समाचारों में रहा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है
यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये जारी किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आप देख सकते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 highlighting concerns about the rising household debt to GDP ratio and the increase in unsecured consumer loans. So it is a biennial report assessing risk to financial stability, banking sector resilience, and macroeconomic trends. So the 2024 report notes a rise in household debt from 36.6% of the GDP in June 2021 to 42.9% in June 2024, raising concerns about the increasing consumer credit dependence. So it covers various financial sectors including banking, non-banking financial companies, capital markets, and external risks. सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई. So it plays a crucial role in monitoring financial risk and ensuring policy measures to maintain economic stability. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding cyber crime and cyber security in India. So यहाँ पर भारत में जो साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है साइबर क्राइम इंसिडेंट्स इन इंडिया हैव सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड ओवर द पास्ट 4 years. And second, the Indian Cybercrime Coordination Center operates under the Ministry of Electronics and Information Technology. And third, the suspect repository facility on the National Cybercrime Reporting Portal allows citizens to search I4C's database for cyber criminal identifiers. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहां पर केवल थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट है. आप देख सकते हैं. So, a sharp increase in cybercrime incidents has been reported in India, with fraud cases tripling between 2022 to 2024 and defrauded amounts rising 21 times. So, the Indian Cybercrime Coordination Center continues to implement initiatives like the Suspect Repository to combat cyber fraud. Cybercrime cases have increased, not declined, in the last 4 years, and the number of reported cybercrime cases on the National Cybercrime Reporting Portal rose from 39,925 in 2022 to 1,23,672 in 2024, with the financial losses skyrocketing. So the Indian Cybercrime Coordination Center operates under the Ministry of Home Affairs, not the Ministry of Electronics and Information Technology. सो I4C जो इनिशिएटिव है उसकी बात करें तो उसमें शामिल है ब्लॉकिंग फ्रॉडलेंट स्काइप एंड व्हाट्सएप अकाउंट यूज्ड फॉर साइबर क्राइम्स. देन सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम जिसको लॉन्च किया गया था 2021 में टू कर्ब ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड.
and the National Cybercrime Threat Analytics Unit and National Cybercrime Reporting Portal for real-time crime tracking. So government has blocked over 7.81 lakh SIM cards and 2.08 lakh IMEs to counter cyber fraud. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Kuki tribe is primarily found in which region of India? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो कुकी ट्राइब है वो मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपके ऑप्शंस है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स या फिर लद्दाख। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये पाई जाती है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। आप देख सकते हैं एन आर्मर्ड व्हीकल ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस was attacked by Kuki protesters in Manipur amid efforts to restore free movement, जिसकी वजह से ये ट्राइब्स काफी चर्चा में रही हैं। So the Kukis are an ethnic group spread across northeast India, Myanmar and Bangladesh, and they are closely related to the Chin of Myanmar and the Mizos of the Mizoram, collectively known as Zhou people. So the term Kuki was assigned during British rule, dividing them into old Kukis and new Kukis, and they have cultural institutions like Shwam, जो कि एक बॉयज लर्निंग सेंटर होता है, एंड लॉन्ग जो कि यूथ क्लब होता है। सो देयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन लेड टू लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नागाज एंड मितीज। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।